गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करो। गुड इवनिंग। स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है और आज की क्लास के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सैलरी इनकम। ठीक है, तो आज की क्लास के साथ साथ ही मैं आपके साथ सैलरी के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। और इसी के थ्रू मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साइमल्टेनियसली हम लोग क्योंकि आप ही की सपोर्ट की बदौलत मोटिवेशन मिलती है, तो इसलिए आपका सपोर्ट जरूरी है दोस्तों। फास्ट ट्रैक लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम सैलरी इनकम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। दोस्तों, सैलरी का जो सेक्शन है, सैलरी का जो टॉपिक है, वो सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17 तक कवर होता है। 15 से लेकर 17, जिसके अंदर अगर मैं सैलरी इनकम की बात करूं तो वैसे तो कुछ और बातें भी होती हैं जो बहुत ध्यान रखनी होती हैं। और वो होती है कि सैलरी इनकम कोई भी हमें टैक्सेबल तभी होती है जब रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। क्या रिलेशनशिप हो? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है ना, तो ऐसे केस में यह सैलरी इनकम नहीं मानी जाएगी। जैसे कि अगर दोस्तों मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं और मुझे वहां पर फीस मिलती है, सैलरी नहीं मिलती, वो सैलरी ही कह दें चाहे, बट अगर मेरा उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, तो ऐसे केस में मेरे को सैलरी इनकम नहीं मिलेगी, मेरे को फीस मिलती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तभी होता है जब मैं वहां पे जॉब कर रहा हूं, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। जैसे कि कंपनी में यूजुअली लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, या फिर आप स्कूल के टीचर्स की बात करें, स्कूल के जो टीचर्स हैं वो सैलरी में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हैं, इसलिए उनको सैलरी मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है दोस्तों। सैलरी इनकम के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस, ये जो चारों चीजें होती हैं, ये चारों के चारों फुली टैक्सेबल होती हैं। क्या होती हैं ये सारी? फुली टैक्सेबल। इस पे कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्पशन नहीं होती है। फिर इसके अलावा हम लोग अलाउंसेस पढ़ते हैं, जिसमें एक अलाउंस है आचार्य हाउस एंड अलाउंस, और एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर है नोटिफाइड अलाउंसेस। ठीक है, ये अलाउंसेस हम लोग पढ़ते हैं। और ये सब में कॉमन चीज पता है क्या है? ये सब के सब फुली ये जो चार चीजें हैं फुली टैक्सेबल है। बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस, और ये जो एचआरए एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये सब अलाउंसेस है। और ये जो है ना, ये सब फिक्स पेमेंट्स है। बेसिकली क्या है? फिक्स पेमेंट्स। दोस्तों, ये जो फिक्स पेमेंट्स हैं, इनके अलावा आपको मिलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये जो जितने भी दिए हैं ना यहां पर, ये सारे क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या है ये सारे? रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो जनरली आपको कब मिलते हैं? रिटायरमेंट होने के बाद। इसके बाद आ जाता है दोस्तों परक्विजिट्स और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ। ये हमारी परक्विजिट्स की अगर हम बात करें, वो यहां पे आ जाता है। तो ये परक्विजिट्स और फैसिलिटीज, कंपनीज अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज देती है, तो वो फैसिलिटीज यहां पे कवर हो जाती है। बच्चों, अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं, ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाती है? ग्रॉस सैलरी। और फिर हमें क्या मिलती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और सेक्शन 16 में आती हैं 3 प्रकार की डिडक्शन। एक है सेक्शन नंबर 16(1)(a) विच इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। फिर आ जाता है हमारा इनकम अंडर रेट सैलरी। अब इसको सैलरी इनकम बोल लो, इनकम अंडर रेट सैलरी बोल लो, नेट सैलरी बोल लो, टैक्सेबल सैलरी बोल लो, एक ही बात है। इसके अंदर हम ऐड करते हैं अदर हेड्स इनकम्स, यानी दूसरे हेड ऑफ इनकम, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, मेरी पीजीबीपी इनकम, मेरी कोई और कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज, मैं उस इनकम के अंदर ऐड कर देता हूं, तो मेरी आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। और उस ग्रॉस टोटल इनकम पे दोस्तों मुझे मिलती है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। और फिर आता है मेरा टोटल इनकम, जिसपे मुझे क्या निकालना होता है? टैक्स। तो यही वो टोटल इनकम है जिसपे मुझे टैक्स निकालना होता है। तो मुझे इस प्रकार अपनी इनकम की कैलकुलेशन करनी होती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नो, ये तो हो गया फॉर्मेट। बच्चों, शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 15 और सैलरी का रीढ़ की हड्डी, कि भाई सैलरी आज क्यों टैक्स लगता है, वो बेसिस ऑफ चार्ज में लिखा है। और बेसिस ऑफ चार्ज कहता है सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस। या तो ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। या तो सैलरी ड्यू पहले होगी या रिसीट पहले होगी। बड़ी सिंपल सी बात है।
हर कंपनी के अंदर आपने कभी नोटिस किया हो, हर महीने के महीने जिनको सैलरी मिलती है उस महीने की आखिरी तारीख जनरली सैलरी की ड्यू डेट होती है। सो अगर मैं अप्रैल मंथ में नौकरी करता हूं, अप्रैल मंथ में जॉब करता हूं, तो अप्रैल मंथ की एंड यानी 30th अप्रैल विल बी माई ड्यू डेट। और जो सैलरी जो मिलती है ना, रिसीविंग डेट, वो जनरली होती है अगले महीने की 7 तारीख, पहली तारीख, दूसरी तारीख, ऐसा। सो दोस्तों, जब मैं बोलता हूं सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, इसका मतलब यह हुआ कि सैलरी की ड्यू डेट जनरली अप्रैल मंथ की सैलरी की ड्यू डेट 30th अप्रैल होगी और रिसीविंग डेट क्या होती है, अगले महीने की 7 तारीख। तो विच एवर इज अर्लियर, उसके अर्लियर बेसिस पर, जो भी पहले होगा उसके बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए आपको यह हमेशा लगेगा कि सैलरी तो ड्यू बेसिस पे ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि ड्यू पहले होगा, रिसीव बाद में होगा। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर एडवांस सैलरी ले ली, क्या ले ली, एडवांस ले ली, तो ऐसे केस में सैलरी रिसिप्ट बेसिस पर आपको टैक्सेबल हो जाएगी, बट दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी जब वो ड्यू होगी। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो मैं आने वाले 2 या 3 महीनों की सैलरी एडवांस में ले लेता हूं, अप्रैल, मई, जून आने वाले, अगर मैं एडवांस में ले लेता हूं, तो ऐसे केस में मुझे वो सैलरी उस साल टैक्सेबल हो जाएगी जिस साल रिसीव हुई। और अगर उसका ड्यू डेट बाद में भी होगा, विच एवर इज अर्लियर की वजह से, वो मुझे टैक्सेबल पहले हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात सबको समझ में आती है? दोस्तों, सेक्शन नंबर 15 तो ये है। तो इफ सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस, देन इट कैन नॉट बी टैक्स्ड अगेन व्हेन इट बिकम्स ड्यू। ओके, नाउ दोस्तों, बेसिक पे की अगर हम बात करें, इट इज अ फिक्स पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, इट इज फुली टैक्सेबल। ठीक है, ये फुली टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? ये एक फिक्स पेमेंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। किस लिए देता है? इन्फ्लेशन के खर्चों को मीट आउट करने के लिए। किसके लिए देता है? इन्फ्लेशन के खर्चों को मीट आउट करने के लिए, टू मीट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? इट इज फुली टैक्सेबल, इट इज फुली टैक्सेबल। बच्चों, अगर मैं बात करूं डीए की, तो डीए 2 टाइप के होते हैं, एक फॉर्मिंग पार्ट और एक डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो रिटायरमेंट के लिए जोड़े जाते हैं, और एक डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, डीए 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको कहां जरूरत पड़ती है बच्चों? जब भी हम एचआरए या फिर हम आगे जाके कुछ सैलरी की कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम इनका इस्तेमाल करेंगे कि फॉर्मिंग पार्ट क्या है और डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट क्या है। कमीशन की बात करते हैं दोस्तों। जब हम बात करते हैं कमीशन की, तो कमीशन एक ऐसा अमाउंट ऑफ इंसेंटिव है जो कि फुली टैक्सेबल है। कमीशन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव है विच इज फुली टैक्सेबल। कमीशन भी 2 प्रकार के होते हैं, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और फिक्स्ड कमीशन। बताओ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और एक फिक्स्ड कमीशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? दोस्तों, बोनस, बेसिक पे डीए कमीशन में कुछ पढ़ने वाला था नहीं, सिर्फ टाइप्स पता होने चाहिए। डीए के 2 पार्ट होते हैं, कमीशन के भी 2 पार्ट होते हैं। बोनस की अगर हम बात करें, ये भी एक अमाउंट ऑफ इंसेंटिव ही होता है, जनरली ओकेजन्स में दिया जाता है, जैसे कि दिवाली बोनस, होली बोनस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज फुली टैक्सेबल, ये फुली टैक्सेबल होता है और इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। एक खास बात यह है इस बोनस में कि रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है, यानी इसमें आप कह सकते हो कि सेक्शन 15 इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 तो यह कहता है कि सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, बट इस वाले केस में सेक्शन 15 नहीं लगता है। क्या यह बात समझ में आती है दोस्तों? बोनस नाउ, तो बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस में चारों में कॉमन चीज क्या थी? ये चारों फुली टैक्सेबल होते हैं, इस पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्पशन नहीं होती है। बट जब मैं बात करता हूं एचआरए की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एचआरए सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 13A में आता है और इसमें कहता है मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट। बताओ, 3 लिमिट्स होंगी, तीनों में से सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला, एक्चुअल एचआरए रिसीव। सेकंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक क्लास है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा, तो मैं अब हर चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, बट यस, आपने लिमिट्स पढ़ी हैं, एक बार हम गो थ्रू कर रहे हैं और फिर हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो एक्चुअल एचआरए रिसीव, रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी माइनस करके जो अमाउंट आता है वो, या थर्ड लिमिट 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में हो, 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हो। ठीक है, मेट्रो सिटी महंगी वाली सिटी, महंगी सिटी है तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों लिमिट्स में से जो सबसे लेस होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? इसके अंदर जो सैलरी है, सैलरी, वो सैलरी क्या है? सैलरी का यहां पे मतलब क्या है? सैलरी का मतलब है बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। फिर से बोलेंगे मेरे साथ साथ, सैलरी कौन सी? बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बच्चों,
याद रहे, जब डीए के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो, जब डीए के बारे में क्या हो, साइलेंट, तो आप वैसे तो कोई भी एजम्पशन ले सकते हो, फॉर्मिंग, डज नॉट फॉर्मिंग। आपने अगर डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट भी मान लिया, सिर्फ डीए लिखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो आप डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट मान लोगे तो भी गलत नहीं है, और अगर फॉर्मिंग पार्ट भी मान लोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सिमिलरली कमीशन में भी परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या फिक्स कमीशन दोनों मान सकते हो। इज दैट क्लियर? एजम्पशन लिखनी पड़ेगी, जो आप एजम्पशन करोगे ना वो आपको एजम्पशन मेंशन करनी पड़ेगी। मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें तो मेट्रो सिटीज यहां पर क्या है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि सेकंड लिमिट का आंसर नेगेटिव हो जाए? हाँ, हो सकता है। अगर सेकंड लिमिट का आंसर नेगेटिव हो गया तो हम उसको निल मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको? निल। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। मैं इसी नोट्स के अंदर, मैं दोबारा आपको ये वाली पीडीएफ भेज दूंगा, मैं इसी नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो मिस्टर अजय इज एंटाइटल्ड टू अ बेसिक सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। डीए दिया हुआ है 1,000 पर मंथ, 40% ऑफ विच फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ही इज आल्सो एंटाइटल्ड टू एचआरए 2,000 per month. He actually pays 2,000 per month as rent for a house in Delhi. Compute taxable HRA. तो बताओ, अजय बेसिक सैलरी रिसीव कर रहा है, डीए रिसीव कर रहा है और एचआरए भी रिसीव कर रहा है, तो एचआरए की हमें एग्जेम्पशन निकालनी है, टैक्सेबल एचआरए निकालना है ना। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर है 4। सो कंप्यूटेशन, मैं इसको बेटर उसमें लिखता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। बच्चों, क्वेश्चन ने बोला टैक्सेबल एचआरए निकालो, तो आप लोग क्या करोगे? हेडिंग डालोगे टैक्सेबल एचआरए की, पहले लिखेंगे एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ, एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ, वो आप यहां मेंशन करने वाले हो। एक्चुअल एचआरए अगर कितना रिसीव हुआ, वो मैंने देखा 2,000 रुपए महीना मिला, तो 2,000 इंटू 12 विच इज 24,000 रुपए। ठीक है जी। इस एचआरए रिसीव में से क्या माइनस करेंगे? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A। और इसके लिए बनाएंगे हम वर्किंग नोट, क्योंकि हमें एग्जेम्पशन तो पता ही नहीं है, तो हमें एग्जेम्पशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे ही हम इस एचआरए रिसीव में से एग्जेम्प्ट माइनस कर देंगे तो आ गया मेरा टैक्सेबल एचआरए। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब मुझे एग्जेम्प्ट एचआरए निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में मैं लिखूंगा मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट। बताओ कौन कौन सी लिमिट? पहली, एक्चुअल एचआरए रिसीव, जो कि आपको दिया हुआ है 24,000 रुपए। दूसरी लिमिट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और अगर आप रेंट पेड देखोगे तो रेंट पेड कितना है? 2,000 पर मंथ फॉर रेंट हाउस इन दिल्ली, तो 24,000 रुपए माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी अगर हम देखें तो सैलरी में क्या आएगा? सैलरी में क्या आएगा? एक तो आएगा बेसिक पे। बेसिक पे आपको दिया हुआ है बच्चों 5,000 रुपए महीना, तो साल का कितना हो गया? 60,000। और क्या चाहिए हमें? डीए का फॉर्मिंग पार्ट। डीए का फॉर्मिंग पार्ट 1,000 रुपए है डीए, और उसका 40% फॉर्मिंग पार्ट, यानी 400 रुपए। 400 रुपए इंटू 12, 4,800 रुपीज। तो ये बन गया 64,800 रुपीज। क्या ये बात क्लियर है? कमीशन तो दी नहीं हुई इस क्वेश्चन में, तो 64,800 रुपीज सैलरी आ गई। इसको सॉल्व करना है अलग से। ये सॉल्व करने के बाद 6480 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आ गया 17520। लास्ट लिमिट क्या है दोस्तों? लास्ट लिमिट है 50% या 40%, है ना। तो अब आप चेक करो कि आप मेट्रो सिटी में हो, दिल्ली की बात हो रही है, तो 50%, तो 50% ऑफ 64,800 विच इज 32,400। अब बताओ तीनों लिमिट्स में से
सबसे लेस क्या है? 17,520, ये लेस है। तो बच्चों ये अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 17,520 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे और कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा? 6480। मैं हर कॉन्सेप्ट का आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, चिंता नहीं करनी, और फिर बड़े क्वेश्चन तो हम करेंगे। तो क्या ये बात सबको क्लियर है कि एचआरए कैसे निकाला जाता है, टैक्सेबल एचआरए? ओके सर, ठीक है। टैक्सेबल एचआरए हम इस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। अरे भाई अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ ओके, डन, यस वगैरह वगैरह कुछ तो बोलो यार। चैट ऐसे ही खाली पड़ी है, सुनसान पड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो बोलो ना, ठीक है, पता तो चले कौन आए हैं क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर ना, एक क्वेश्चन होता है दोस्तों चेंज ऑफ फैक्टर का। चेंज ऑफ फैक्टर एचआरए के अंदर का मतलब है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कभी भी कोई एक रेंट, बेसिक पे, कमीशन, इसमें कोई भी चेंज होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अपनी एचआरए की एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन को दो हिस्सों में बांट देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का बीच में 1 जुलाई को सैलरी चेंज हो जाती है। पहले बेसिक पे थी मान लो 20,000 रुपए, और अभी बेसिक पे हो गई है 22,000 रुपए यहां से। तो बच्चों हमारा एचआरए की एग्जेम्पशन दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक ये वाला हिस्सा होगा और एक ये वाला हिस्सा होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? जो ये वाला हिस्सा होगा इसको हम अलग फाइंड आउट करेंगे, और जो ये वाला हिस्सा है हम इसको अलग फाइंड आउट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? दोनों में एग्जेम्पशन फाइंड आउट करो और फिर एचआरए रिसीव में से माइनस कर दो, टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं? आओ इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर है 6। बच्चों, मिस्टर सनी इज एम्प्लॉयड एट दिल्ली एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ आर लिमिटेड। द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इज एज अंडर। आपको दिया है बेसिक पे 6,000, डीए दिया है, कन्वेंस अलाउंस दिया है, और क्या दिया है? आपको दिया है कमीशन दिया है 2% ऑफ टर्नओवर अचीव विच वाज 4,50,000। एचआरए रिसीव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एचआरए रिसीव 3,000 पर मंथ। आपका बीच में रेंट चेंज हो रहा है, तो ये वो साल है 1/4/2023, 31 मार्च 2024। बीच में रेंट चेंज हो रहा है। कौन सी तारीख को रेंट चेंज हो रहा है? 31 दिसंबर 2023। तो इतने टाइम तक रेंट क्या था? इतने टाइम तक रेंट क्या था? इतने टाइम तक 2,000 रुपीज का रेंट चल रहा था। इसके बाद रेंट कितना हो गया है? इसके बाद रेंट हो गया है 4,000 रुपए पर मंथ। सॉरी, हाँ 4,000 पर मंथ। रेंट में चेंज आ गया कि नहीं? इसलिए हमें अपनी कैलकुलेशन के दो हिस्से करने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या है? टैक्सेबल एचआरए। सो लिखेंगे हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। इसमें लिखेंगे एचआरए कितना रिसीव हुआ। अगर मैं एचआरए रिसीव देखूं तो इस क्वेश्चन में दिया है 3,000 पर मंथ, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज 36,000। इसमें से हमें वर्किंग करके एग्जेम्प्ट निकालना है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13 है ना? यहां पे वर्किंग नोट बन जाएगा। ये एग्जेम्पशन अगर हम फाइंड आउट कर लें तो आ जाएगा टैक्सेबल एचआरए। बच्चों ये हमें फाइंड आउट करना है टैक्सेबल एचआरए, ठीक है। और इसको निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाने वाला हूं वर्किंग नोट। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट। बच्चों मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट इज एग्जेम्प्ट। इसको हमें क्या करना है? अपने दो हिस्सों में कैलकुलेशन करनी है। एक तो किया 1/4/23 से लेकर कौन सी तारीख को चेंज हुआ है? 31 दिसंबर को आपने अकोमोडेशन चेंज कर ली है, ठीक है। क्योंकि आपकी वहां पर पहले रेंट क्या था? 2,000, अब रेंट कितना हो गया? 4,000। बच्चों याद रहे ये चेंज ऑफ फैक्टर हमें कब कब अप्लाई करना है? जब फैक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेंट चेंज हो रहा है,
बेसिक सैलरी चेंज हो रही है, एचआरए चेंज हो रहा है, डीए चेंज हो रहा है, कमीशन चेंज हो रहा है, तब हमें यह काम करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? 1/4/23 से लेकर 31 दिसंबर 23 यानी 9 महीने के लिए कैलकुलेशन हम अलग करेंगे, और 1/1/24 से लेकर 31 मार्च 24 तक यानी 3 महीने के लिए हम कैलकुलेशन क्या करेंगे? अलग। पहला, एक्चुअल एचआरए रिसीव। हमें लिमिट पता है, मैं सीधा अमाउंट ही लिख देता हूं यहां पर। तो सारे बच्चे बताओ इस वक्त एचआरए कितना था? अगर हम पहले 3 की बात करें, पहले 9 महीनों की बात करें, तो बेसिक पे पहले एचआरए रिसीव 3000। एचआरए में तो कोई चेंज भी नहीं आया, तो 3000 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 9 विच इज 27,000। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9000। सेकेंड लिमिट की अगर हम बात करें तो वहां पे आ जाएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगर रेंट पेड की बात करें तो यस, रेंट पेड पहले 9 महीनों में 2000 रुपए चल रहा था, तो 2000 इंटू 9 यानी 18,000। और फिर माइनस करना है हमें सैलरी का 10%। क्या माइनस करना है? सैलरी का 10%। तो सैलरी की वर्किंग कर लो, और उसमें क्या क्या आएगा? पहले आएगा बेसिक पे। बेसिक पे आपको दिया हुआ है 6000, 9 महीने के लिए और 3 महीने के लिए, दोनों के लिए अलग अलग करना है। तो बेसिक पे 6000 9 महीने के लिए कितना बनेगा? 54,000। और 3 महीने के लिए कितना बनेगा? 18,000। फिर हम क्या करेंगे? हम डीए निकालेंगे। डीए कौन सा वाला? फॉर्मिंग पार्ट वाला, है कि नहीं? अब डीए का जो फॉर्मिंग पार्ट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 रुपए पर मंथ। 9 महीने के लिए हो गया 18,000, और यहां पर 3 महीने के लिए हो गया 6000। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे कमीशन, जो कि हमें परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला चाहिए होता है, याद है कि नहीं? ऐसे केस में हमें परसेंटेज ऑफ टर्नओवर जो चाहिए, साल का 4.5 लाख रुपए का टर्नओवर है और 2% की कमीशन है, तो कमीशन तो हो गई 9000 रुपए। कमीशन हो गई 9000। बड़े 9000 पूरे साल की कमीशन है। हमें इसको क्या करना है? डिवाइड करना है 9 महीने और 3 महीने में। तो 9000 डिवाइडेड बाय 12 महीने इंटू 9, ये बना 6750 और ये बना 2250। टोटल अगर हम बात करें तो ये बना 78750 और ये बना 26250। ठीक है जी। तो ये हमारी सैलरीज आ गई, ये मेरी सैलरीज आ गई, और यही मुझे यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। 78750 का 10% विच इज 7875, ये आ गया 10,125 रुपए। ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर भी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी लेना है। रेंट पेड यहां पर चेंज हो गया है, यहां पर रेंट कितना हो गया? 4000 रुपए महीना, है कि नहीं? तो 4000 रुपए महीने के हिसाब से, 4000 रुपए महीने के हिसाब से कितना बना 3 महीने का? 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी है 26,250, उसका 10% हो गया 2625, ये आया 9375। थर्ड लिमिट क्या है? थर्ड लिमिट क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी में थर्ड लिमिट है हमारी 50% ऑफ सैलरी। अगर आप मेट्रो सिटी में हो, नोएडा हो, नोएडा मेट्रो सिटी नहीं है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ सिटी लेनी है, वो मेट्रो सिटी है या नहीं। तो नोएडा इज नॉट मेट्रो सिटी। तो दोस्तों नोएडा 40% ऑफ सैलरी में आएगा, तो 40% ऑफ 78750 विच इज इक्वल टू 31,500। और अगर मैं इधर बात करूं तो इधर भी बात करते हैं, तो 40% ऑफ 26,250 का 40%, यह आ रहा है 10,500। बच्चों मेरे को लेना है विच एवर इज लेस, तो इन तीनों में से विच एवर इज लेस क्या है? 10,125, और इधर विच एवर इज लेस क्या है? 9,000। तो मुझे बता दो टोटल एग्जेम्प्ट कितना है? दोनों को ऐड कर दो, 10,125 प्लस 9,000 यानी एग्जेम्पशन बनेगी 19,125। क्या ये बात क्लियर है? तो आपने देखा मैंने कैसे किया। जब भी चेंज ऑफ फैक्टर में होगा तो आपको अपने कैलकुलेशन के 2 हिस्से करने होंगे इस प्रकार। ठीक है। और आपने अब 19,125 निकाल लिया, ये मैं अब इसमें से माइनस करने वाला हूं। 19,125
तो ये माइनस करके आ रहा है 16,875। 16,875। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये मेरा टैक्सेबल एचआरए आ गया। समझ में आया कि नहीं टैक्सेबल एचआरए कैसे निकालना है? ठीक है जी। तो ये चेंज ऑफ फैक्टर वाला केस है, ये भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई और फैक्टर भी चेंज हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है कि रेंट की जगह यहां पे रेंट भी हो सकता था कि रेंट पहले 1,000 रुपए था, फिर 2,000 हो गया, फिर 4,000 हो गया। तो जब तक वो कैलकुलेशन, मतलब हमें उसके इसमें 3 हिस्से करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर कोई और फैक्टर चेंज होता है बीच में, तो हमें 4 हिस्से करने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब जब फैक्टर चेंज होगा ना, हमें हिस्से करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन के बांटना पड़ेगा, फिर सबका अलग अलग एग्जाम्पशन निकाल लो। एग्जाम्पशन निकालने के बाद में टोटल कर दो और एचआरए रिसीव में से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल एचआरए। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? गुड इवनिंग टू ऑल। यस एवरीवन, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, मैंने आपके साथ जो अभी अभी डिस्कस किया वो किया एचआरए के क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है एंटरटेनमेंट अलाउंस। सो एंटरटेनमेंट अलाउंस भी एक फिक्स पेमेंट है जो कंपनी अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए इंप्लॉइज को देता है फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, ऑफिशियल के। और दोस्तों, यहां पर ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव होता है ये फुली टैक्सेबल होता है। याद रहे, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस भी इट इज फुली टैक्सेबल। इट इज फुली टैक्सेबल। सर आप जीएसटी का भी फास्ट ट्रैक लेक्चर भी कराओगे? बेटा जीएसटी का फास्ट ट्रैक नहीं कराऊंगा, जीएसटी का मैं रिवीजन मैराथन डालूंगा। ठीक है टीना, जीएसटी का मैं रिवीजन मैराथन डालूंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा कि हम जीएसटी का पूरा पूरा करें, बट जीएसटी का मैराथन आपके पास आ जाएगा जिसके अंदर मैं पूरा कंप्लीट जीएसटी करवाने वाला हूं। ठीक है, मतलब सारा कंप्लीट होगा, डोंट वरी। नाउ हम बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल होता है और इसमें एग्जेम्पशन, इसमें डिडक्शन मिलती है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। किसको मिलती है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिडक्शन मिलती है 3 लिमिट्स, जो सबसे कम होगा। बताओ, पहला एक्चुअल अलाउंस रिसीव, दूसरा 20% ऑफ बेसिक पे, और तीसरा साल भर का 5,000 रुपए। बताओ फिर से, एक्चुअल रिसीव, 20% ऑफ बेसिक पे, 5,000 रुपए। ये डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। किसको मिलती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। तो प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए क्या है? जब ये अलाउंस मिलेगा तो पहले तो टैक्सेबल कर दो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। पहले जो मिलेगा ना वो पहले ऊपर टैक्सेबल कर दो। ये वाला अमाउंट मान लो 6,000 मिला है, कितना मिला है? 6,000, पहले ऊपर टैक्सेबल कर दो। फिर नीचे डिडक्शन की बात करेंगे सेक्शन 16 में। ये लिस्ट थी ना, ये रही, ये लिस्ट थी यहां पर, ये रहा। ग्रॉस सैलरी के बाद हम यहां पर क्या करेंगे? डिडक्शन माइनस करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये डिडक्शन माइनस कर देंगे। बट ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलाउड है, प्राइवेट एम्प्लॉयज को अलाउड नहीं है। याद रहे। इज दैट क्लियर एवरीवन? और क्या है वो 3 लिमिट्स? फिर से बोलो, एक्चुअल रिसीव, 20% ऑफ बेसिक पे, या 5,000 रुपए, विच एवर इज लेस। ओके, इस पे क्वेश्चन आने का इंडिविजुअली चांसेस नहीं है तो मैं नहीं करा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोटिफाइड अलाउंसेस, सेक्शन नंबर है 1014। इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं फिर से। सेक्शन नंबर है 1014। कुछ और अलाउंसेस है दोस्तों जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, और उसकी एग्जेम्पशन कैसे है इसके लिए मैंने 3 कैटेगरीज बांटी। कितनी कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज। कैटेगरी 1, ये वो अलाउंसेस है दोस्तों जहां पे कंपेयर हम उनके खर्चों से करते हैं, विच एवर इज लेस। मतलब जितना मिला उसमें से कितना खर्च कर दिया, जितना मिला उसमें से कितना खर्च कर दिया, जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कैटेगरी 2, जितना मिला उसमें से एक गवर्नमेंट ने फिक्स लिमिट दी हुई है, एग्जेम्पशन लिमिट, उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और कैटेगरी 3, 70% ऑफ अलाउंस रिसीव, जितना अलाउंस रिसीव हुआ उसका 70% या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? 3 तरह की कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में हम अगर बात करें एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करने वाली लिमिट को, तो ऐसे केस में हमें देखनी है 6 अलाउंसेस। हुड्डा सिटी 6 अलाउंसेस है दोस्तों। हुड्डा सिटी, मैंने इसको हुड्डा सिटी से याद कराया हुआ है। एच से हेल्पर, यू से यूनिफॉर्म, डी से डेली, ए से एकेडमिक, सी से कन्वेंस, टी से ट्रेवलिंग। फिर से एच से हेल्पर, हेल्पर का मतलब है कंपनी के ऑफिशियल काम के लिए अगर कंपनी आपको हेल्पर देना चाहती है उसके लिए आपको एक फिक्स पेमेंट देती है, दैट इज कॉल्ड एज हेल्पर अलाउंस। ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आपकी यूनिफॉर्म की मेंटेनेंस के लिए। तो बहुत सारी कंपनीज में यूनिफॉर्म होती है प्रॉपर, और वो यूनिफॉर्म
क्योंकि प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, इस वजह से यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है ताकि वो यूनिफॉर्म की मेंटेनेंस खुद करे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यूनिफॉर्म की मेंटेनेंस खुद करे। ओके, फिर आता है दोस्तों डेली अलाउंस। डेली अलाउंस में कंपनी कहती है कि अगर अब तुम इंडिया से बाहर जाते हो, ठीक है, और इंडिया से बाहर कह रहा हूं, दिल्ली से बाहर, मतलब जो भी जॉब लोकेशन है, जॉब लोकेशन से बाहर, आउटसाइड द लोकेशन अगर आप जाते हो, और जो आउटसाइड द लोकेशन अगर आप जाते हो, उसमें जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, उसके लिए कंपनी अगर आपको पैसा देती है, दैट इज कॉल्ड एज डेली अलाउंस। क्या बोलते हैं उसको? डेली अलाउंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो डेली अलाउंस समझ में आया? बाहर जाते हो जॉब लोकेशन से, तो आपको डेली रूटीन के जो खर्चे करने पड़ते हैं उसके लिए कंपनी पैसा देती है। फिर एक है अकेडमिक, आपकी एजुकेशन के लिए। आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन में ज्वाइन करते हैं, मास्टर्स कंपनी करवा देती है, तो उसके लिए जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं एकेडमिक अलाउंस। फिर होता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? कंपनी कन्वेंस के खर्चों को मीट आउट करने के लिए एक फिक्स पेमेंट देता है। कन्वेंस के खर्चों को मीट आउट करने के लिए, जैसे कि आप जॉब लोकेशन में जाते हो, बट जॉब लोकेशन में जाने के बाद आपको कंपनी अपने ऑफिस के कामों के लिए बहुत सारे काम के लिए भेज देती है। जब कंपनी आपको ऑफिशियल काम के लिए भेजती है ना, तो उसमें जो आप अपना खर्चा करते हो कन्वेंस पे, उसके लिए कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, और उस पर भी आपको क्या मिलती है? एग्जेम्पशन। फिर आता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है बाहर, आउटसाइड द जॉब लोकेशन। जब आप आउटसाइड द जॉब लोकेशन कहीं जाते हो, ट्रेवल करते हो, उसके लिए जो कंपनी आपको पैसा देती है, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। और ट्रैवलिंग अलाउंस पे भी एग्जेम्पशन मिलती है उसके खर्चों तक। तो बच्चों, ये 6 के 6 अलाउंसेस में खासियत ये है कि इनको खर्चों से कंपेयर करना है। जितना मिला, तो मान लो 5,000 रुपए मिले मुझे महीने के, और उसमें से 3,000 मैंने खर्च कर दिए, तो विच एवर इज लेस 3,000, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये है हुड्डा सिटी अलाउंसेस कैटेगरी 1। फिर आता है दोस्तों कैटेगरी 2, ऐसे अलाउंसेस जहां पे कंपेयर करते हैं हम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट के साथ, विच एवर इज लेस वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, और वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कंपनी जो भी पैसा दे, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, और बच्चे कहते हैं 2 ही अच्छे। क्या? बच्चे 2 ही अच्छे। 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, बच्चे 2 ही अच्छे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की अगर हम बात करें तो 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, और बच्चे 2 ही अच्छे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर हम बात करें तो वैसे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन जो है नॉर्मल लोगों को तो नहीं मिलती, हैंडीकैप लोगों को मिलती है, और वो भी कितनी? 3,200 रुपए पर मंथ। ठीक है, यहां पे थोड़ा जिगरा गवर्नमेंट ने अपना बड़ा किया और कहा कि हम यहां पर एग्जेम्पशन अच्छा देंगे। पहले तो कंजूसी कर रहे थे, 100 रुपए 300 रुपए। अंडरग्राउंड अलाउंस, बच्चों में अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर इसके बारे में सब कुछ बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड मतलब कंपनी कोल माइंस में आपको भेज देती है, तो वहां पर जो आपको पैसा दे रही है उसमें से 800 रुपए पर मंथ की क्या मिल जाती है? एग्जेम्पशन। और लास्ट है ट्राइबल एरिया अलाउंस। अगर आपको कंपनी ट्राइबल एरिया भेज देती है, जंगली इलाके में भेज देती है, ऐसे इलाके में भेज देती है जो कि मतलब जो डेवलप नहीं है, ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि हम आपको एग्जेम्पशन देते हैं 200 रुपए पर मंथ की, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को ट्राइबल एरिया अलाउंस देता है तो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे दोस्तों और भी अलाउंसेस इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर और भी होते हैं, जैसे बॉर्डर एरिया में आपकी पोस्टिंग हो जाए तो बॉर्डर एरिया अलाउंस होता है, हिली एरिया में पोस्टिंग हो जाए, कोस्टल एरिया में पोस्टिंग हो जाए, तो अलग अलग एरिया वाइज अलाउंसेस और भी होते हैं, बट हमें उतनी चर्चा नहीं करनी होती। हमें सिर्फ 3-4 अलाउंसेस पता होने चाहिए एग्जेम्पशन लिमिट में कि क्या क्या यार। अदरवाइज अगर आप बुक में बात करो तो बुक के अंदर मैंने सब दिए हुए हैं, आप जब बुक में से पढ़ते हो ना तो ये अलाउंसेस आपको यहां पर मिल जाएंगे। ये देखो, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी, हिली एरियाज, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया, डिफिकल्ट एरिया, डिस्टर्ब्ड एरिया, ये सब क्लियर। फिर इसके बाद आता है कैटेगरी 3, जहां पर आपको सिर्फ एकमात्र अलाउंस याद करना है, और वो है फिक्स अलाउंस, या फिर बोल सकते हो पर्सनल अलाउंस। और ये मिलता है जनरली ऐसे एम्प्लॉइज को जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काम करते हैं। फॉर एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज,
और ये अलाउंस में जो एग्जामेशन मिलती है वो कितनी मिलती है? 70% ऑफ अलाउंस रिसीव, जितना अलाउंस रिसीव हुआ उसका 70% या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, इतने अमाउंट की एग्जामेशन मिल सकती है। क्या मेरी बात याद रहेगी? कैटेगरी कौन सा हो गया ये? 3। तो कितनी कैटेगरीज है दोस्तों? 3 कैटेगरीज है। जो तीसरी कैटेगरी है उस पर क्वेश्चन कभी बहुत रेयर आता है, बट आपको पता तो होना चाहिए क्योंकि कभी भी आ जाता है, धप्पा मार देगा। ठीक है, पर्सनल और फिक्स अलाउंस कहते हैं, और ये मिलता है कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉयज को। किसको मिलता है? ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉयज को। बच्चों जो भी अलाउंसेस मैंने इन कैटेगरी में कवर्ड नहीं किए हैं वो सारे अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि लंच अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी, सर्वेंट अलाउंस, ये सब फुली टैक्सेबल होते हैं, इस पे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती। सर ऐसे अलाउंसेस जो कि फॉलोइंग एम्प्लॉयज को, मतलब इन एम्प्लॉयज को मिले तो ये फुली एग्जेम्प्ट है। इन अलाउंसेस को इन एम्प्लॉयज को मिले तो ये फुली एग्जेम्प्ट है। जैसे कि हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको मिलता है अलाउंस, तो ये फुली एग्जेम्प्ट है। इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव बीन पोस्टेड अब्रॉड, जिनको बाहर अब्रॉड पोस्ट किया, जैसे कि एम्बेसीज इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं बाहर जाके, तो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो वो जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं बाहर बैठे हुए हैं, उनको जो भी अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। फिर एम्प्लॉयज वर्किंग इन यूएन में जो काम करते हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ इंडिया में, तो उनको जो कंपनी की तरफ से अलाउंसेस मिलते हैं, उनको अपने देश की तरफ से अलाउंसेस मिलते हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। सैंक्चुअरी अलाउंस, खाने पीने के खर्चे, फूड के खर्चे, डेली के खर्चों के मीट आउट करने के लिए किनको देते हैं सैंक्चुअरी अलाउंस? मेंबर, रिटायर्ड मेंबर, चेयरमैन, रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अगर यूपीएससी के मेंबर, रिटायर्ड मेंबर को ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं तो दोस्तों याद रहे ये अलाउंसेस भी क्या रहते हैं? फुली एग्जेम्प्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? फुली एग्जेम्प्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 4 तरह के ऐसे अलाउंसेस हैं जो एम्प्लॉइज को क्या रहते हैं? फुली एग्जेम्प्ट। हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, और इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड अब्रॉड, और एम्प्लॉइज वर्किंग इन यूएन, और सैंक्चुअरी अलाउंस जो कि फूड आइटम्स के लिए, पर्सनल आइटम्स के लिए होता है, मेंबर, रिटायर्ड मेंबर, चेयरमैन या रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यस और नो? आओ जरा दोस्तों अलाउंसेस पे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आधे क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर है 21। मैं ये जगह यहां पर बनाई हुई है, मेरे पास स्पेस है, मैं यहीं पर इसको यूटिलाइज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है 21। इक्कीसवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कितना रुपए मिल रहा है? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है बच्चों 3। ठीक है, आपको अगर ये वाला केस है 21 का फर्स्ट पार्ट, आपको बताना है टैक्सेबल अलाउंस कितना है, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंस बताना है। तो बताओ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना रिसीव हुआ? कितना रिसीव हुआ? 300 पर मंथ है तो इंटू 12, और बच्चे कितने हैं? 3, तो इंटू 3 कितना हो गया? 10,800 रुपए। इसमें से आपको मिल जाएगी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 14। ये एग्जेम्पशन जो है कैसे मिलेगी? 100 रुपीज। कितने? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, और बच्चे 2 ही अच्छे, 2 ही बच्चों की एग्जेम्पशन मिलती है दोस्तों, तो 2400 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका? 8400। कितना आंसर आएगा? 8400। ये तो आसान है सर, बहुत ही आसान है सर, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपको रिसीव होता है, अगर आपको रिसीव होता है 200 रुपए पर मंथ, और बच्चा एक ही है, तो भाई एग्जेम्पशन भी फिर एक ही बच्चे के हिसाब से मिलेगी ना। 200 इंटू 12 इंटू 1 यानी 2400 रुपए, और आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो भी कितने बच्चे के हिसाब से मिलेगी? बताओ, 100 रुपए की एक ही बच्चे के हिसाब से मिलेगी, तो एग्जेम्पशन मिली 1200 रुपए। तो आपको टैक्सेबल कितना आया? 1200 रुपए। बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं? अच्छा आगे आ जाओ। अगर आपको 50 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिल रहा है, ठीक है, और बच्चे हैं 2, तो आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव कितना रुपए मिल रहा है? 50 रुपए मिल रहा है। इनटू इतनी गरीब कंपनी है भाई साहब, 50 रुपए दे रही है। अगर ऐसी कोई कंपनी होगी तो आप ज्वाइन ही नहीं, आप जॉब ही छोड़ दोगे अगले दिन। 50 इंटू 2, 100 इंटू 12, 1200 रुपए आपको एग्जेम्पशन मिलनी है। तो कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? 100 रुपए मिल सकती है 12 महीने इंटू 2, तो आपको 2400 रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल सकती है कि नहीं? हाँ मिल सकती है, बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कितने रुपए तक रिस्ट्रिक्ट है? 1200 रुपए। इससे ज्यादा आपको एग्जेम्पशन मिलेगी ही नहीं।
तो इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा 0। क्या ये बात समझ में आ गई एवरीवन? जल्दी जल्दी कंफर्म करेंगे। जो जो मेरे चैनल पे दोस्तों आ रहे हैं, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ गया? आओ एक अलाउंस का क्वेश्चन और करते हैं, जिसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हो। मिस्टर श्रीकांत, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है। ही इज रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर हिज एल्डर सन एंड 70 per month for his younger son. Both his sons are going to school. He also receives the following allowances: transport allowance और tribal area allowance. Compute his taxable allowances. तो taxable allowance निकालना है। आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। सबसे पहले अलाउंस बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। तो अगर मैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करूं तो कितने रुपए मिला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? सारे बच्चे बताओ। 150 बड़े बेटे के लिए, तो 150 इंटू 12, बोलो हाँ या ना। बट आपको 150 इंटू 12 हो गया 1800 रुपए, ठीक है, एल्डर सन के लिए। और आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो 100 रुपए, उसी बच्चे पर 1200। अच्छा, मैं आपको ये अलग अलग इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर दोनों को अलाउंसेस अलग अलग मिल रहे हैं, एक बेटे को अलग मिल रहा है और एक बेटे को अलग, तो ऐसे केस में एग्जेम्पशन भी अलग अलग ही निकालना, जोड़ मत देना। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 150 प्लस 70 220 होता है, तो आप 220 में से 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड माइनस कर दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? क्योंकि इस बेटे को मिली 70 रुपए पर मंथ रहा है, तो ऐसे केस में एग्जेम्पशन भी मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 70। एग्जेम्पशन 70 ही दे सकते हैं, 100 नहीं दे सकते, क्योंकि मिली 70 रहा है। वहां पर 150 मिल रहा है, तो कितना मिलेगा एग्जेम्पशन? 100। तो यहां पर क्या आंसर होगा? ये तो हो गया 1200, यहां पे आ गया 600 आंसर में। टैक्सेबल HRA, और सॉरी टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। फिर इसके बाद जो फॉर यंगर सन, अगर मैं यंगर सन की बात करूं तो उसमें कितना मिला है? 70, है ना, 70। बट आपको पता है 70 माइनस क्या कर देंगे हम? 70। ऐसा रीजन क्यों? 100 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होता है बच्चों, तो यहां पर आंसर क्या होगा? नहीं। फिर इसके बाद आपको मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या मिल रहा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बच्चों फुली टैक्सेबल होता है, क्योंकि अगर आप हैंडीकैप होते तो आपको एग्जेम्पशन मिलती 1800 इंटू 12, 21,600। और फिर है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया बच्चों, ट्राइबल एरिया अलाउंस आपको मिला है, तो इसमें क्या करेंगे? 500 रुपए है, आपको पता है इसमें एग्जेम्पशन की लिमिट जो है वो फिक्स होती है 200 रुपए, तो 500 माइनस 200, है ना, इंटू 12, बताओ 3600 रुपए। कितना आ गया टैक्सेबल? 21,600, 3600 प्लस 600 विच इज 25,800। 25,800 ये मेरा आ गया दोस्तों आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये आ गया मेरा आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं आगे बढ़ जाता हूं, और मैं आगे जिस टॉपिक पे बढ़ रहा हूं वो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या है वो? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बच्चों रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले ग्रेचुटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी सेक्शन 1010 में आता है, 10 क्लॉज 10। और इसके अंदर 2 केस होते हैं, या तो ग्रेचुटी ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब मिलती है ना, जॉब चल रही, ग्रेचुटी समझ गए ना, लमसम अमाउंट होता है दोस्तों। 5 साल अगर एक कंपनी में काम कर लो ना, 5 साल, तो आपको ग्रेचुटी मिलती है, ठीक है। और अगर मैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की बात करूं ना, तो उसमें ये लिखा गया है कि अगर आपकी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स ने काम किया है पिछले 12 महीनों में से किसी भी एक दिन में, तो ऐसे केस में आपकी कंपनी के ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लग जाता है। और एक बार ग्रेचुटी एक्ट लग गया तो जीवन भर में ग्रेचुटी एक्ट लग जाएगा, हमेशा के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब, अगर कंपनी ग्रेचुटी, इंप्लॉय ग्रेचुटी रिसीव करता है, जॉब चलते चलते ग्रेचुटी रिसीव करता है, जैसे मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट करा कि रिटायरमेंट के बाद जो आप दोगे वो आप अभी दे दो, मुझे अभी जरूरत है, तो ऐसे केस में जब ये ग्रेचुटी मुझे मिलेगी, इट इज फुली टैक्सेबल, इस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और अगर हम बात करें आफ्टर रिटायरमेंट की, या फिर हम बात करें आफ्टर रिटायरमेंट की या रेजिग्नेशन हो गई, तो इसमें 2 केस होंगे, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पता होने चाहिए कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या लोकल अथॉरिटी। क्या बोला मैंने? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या लोकल अथॉरिटी के जो एम्प्लॉय है, दे आर फुली एग्जेम्प्ट। क्या है ये? फुली एग्जेम्प्ट। इस पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी अगर ग्रेचुटी ऐसे एम्प्लॉयज को मिलती है तो। बट अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है तो इसके अंदर दो केस होंगे, या तो ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है या ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। मैंने अभी अभी आपको बताया, जब कभी किसी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स ने काम किया पिछले 12 महीनों में से किसी भी एक दिन, तो ऐसे केस में ग्रेचुटी एक्ट लग गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आपको बस ये देखना है अगर वो ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है तो ऐसे केस में 3 लिमिट्स होंगी, और वो 3 लिमिट में सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बताओ वो 3 लिमिट्स क्या है? मिनिमम फॉलोइंग 3 क्या है? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्योंकि दोस्तों ग्रेचुटी एक्ट है, तो क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो ग्रेचुटी एक्ट लग गया। तो ग्रेचुटी एक्ट में ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि किसी की कंपनी के एम्प्लॉय की ग्रेचुटी फाइंड आउट करनी हो तो ऐसे ही निकालनी है, मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। और लास्ट लिमिट क्या है? 20 लाख, जो कि लाइफ टाइम एग्जेम्पशन लिमिट होती है। इससे ज्यादा हम आपको एग्जेम्पशन नहीं देते। सो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, दूसरा है मंथली सैलरी डिवाइड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। डज नॉट, अगर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, अच्छा इसी में ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होते हैं, मंथली सैलरी क्या है? मंथली सैलरी का फुल फॉर्म है बेसिक पे डीए ऑल टाइप्स। क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट है ना, तो ये अपनी मर्जी से टर्नओवर की जो सैलरी है उसकी डेफिनेशन है। बताओ बेसिक पे डीए ऑल टाइप्स। अगर हम बात करें नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो तो ऐसे केस में 3 लिमिट्स क्या होंगी? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, सेकंड एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, और लास्ट लिमिट है दोस्तों 20 लाख रुपए। एवरेज सैलरी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एवरेज सैलरी, नाउ व्हाट इज एवरेज सैलरी हियर? बच्चों आपको पता चलना चाहिए एवरेज सैलरी का मतलब है, एवरेज सैलरी मींस एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने में आप रिटायर हुए हो ना, उस महीने को छोड़ दो और उसके पिछले 10 महीनों का क्या कर दो एवरेज, उसको हम यहाँ पे एवरेज सैलरी बोलते हैं। और एवरेज सैलरी में सैलरी क्या होगी? वो वही होगी जो आप इनकम टैक्स एक्ट में बेबी सैलरी बोलते हो। मैं तो बेबी सैलरी बताता हूं बच्चों को याद करने के लिए। बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन टर्नओवर वाला। बताओ कितने हैं? बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन टर्नओवर वाला। ये तीनों लिमिट्स को, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी सैलरी। और इसी का हमें एवरेज चाहिए, एवरेज। इज दैट क्लियर? 10 महीनों का एवरेज। ओके सर, सर एवरेज सैलरी समझ में? सर ये इसमें भी नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स वर्ड लिखा है और इसमें भी। ये नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स क्या है? अब देखो इसमें लिखा है मैंने नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, मंथ्स और डेज। अगर ग्रेचुटी एक्ट की बात करें तो उसमें लिखा है कि अगर मंथ्स और डेज 6 मंथ्स से ज्यादा हो, मतलब अगर आपने किसी कंपनी में 15 साल 6 महीने 7 दिन काम कर लिया, तो ये 6 महीने 7 दिन दोस्तों पूरा 1 साल मान लिया जाएगा। पढ़ के देखो, मंथ्स और डेज in excess of 6 months shall be considered as one complete year, whereas 6 months or less than 6 months should be completely ignored. क्या मेरी बात समझ में आ गई? बट अगर मैं बात करूं ना नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, मतलब कौन सा एक्ट लग रहा है? इनकम टैक्स एक्ट। और इनकम टैक्स एक्ट अगर लग रहा है ना तो आपको बोला जाता है मंथ्स और डेज आर टू बी इग्नोर्ड। यानी इसी केस में, ऊपर वाले एग्जाम्पल में 15 साल ही आंसर होता, जबकि इधर क्या आंसर आ रहा है? 16 साल। पहले वाले केस में नॉट, जब ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड है तो वहां पे 16 साल बन रहा है ये चीज, और नॉट कवर्ड में 15 साल बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई, ग्रेचुटी एक्ट क्लियर हो गया। आओ जरा इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं। आओ दोस्तों, ग्रेचुटी में अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। Shri Naveen Kalra, an employee, completed 27 years, 8 months of service with Messrs. Jaipur Iron and Steel, and at the time of retirement, on 1/1/2024, he received 3,30,000 as gratuity. कितने की gratuity मिली है? 3,30,000. His monthly salary on date of retirement was 19,500. He was drawing 19,000 per month prior to July. क्या बोलता है? जुलाई से पहले 19,000 पे हुआ करती थी सैलरी, अब 19,500 हो गई है। ओके, मतलब जून में उसमें 19,000 थी, जुलाई से 19,500 हो गई। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी अगर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है, और दूसरा अगर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11।
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव कितनी है, 3,30,000, माइनस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10। ठीक है, ये एग्जेम्पशन फाइंड आउट करो और इस एग्जेम्पशन को इसमें से माइनस कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा टैक्सेबल ग्रेचुटी। ठीक है, तो टैक्सेबल ग्रेचुटी निकालने के लिए मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10। बताओ वो 3 लिमिट्स क्या है। पहली, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव विच इज 3,30,000। सेकंड, क्योंकि ये ग्रेचुटी अप्लाई हो रहा है तो हमें मंथली सैलरी चाहिए होता है, और मंथली सैलरी हमें क्या चाहिए होता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाली, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाली सैलरी दी हुई है, देखो कितनी दी है, 19,500 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। अब आपको नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स चाहिए, 27 साल 8 महीने काम किया है आपने, कितना, 27 साल 8 महीने, 27 साल 8 महीने, तो क्या 8 महीने को पूरा 1 साल मान लो, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, मंथ से 6 मंथ से ज्यादा कुछ भी हो तो आपको पूरा साल मान लेना है, तो ये 28 आ जाएगा यहां पर। इज दैट क्लियर। तो बताओ 19,500 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 इंटू 28 विच इज 3,15,000। थर्ड लिमिट बच्चों, ग्रेचुटी में थर्ड लिमिट हो जाएगी 20 लाख। विच एवर इज लेस बच्चों, विच एवर इज लेस 3,15,000, तो ये हमारा लेस आ गया और ये अमाउंट हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो बताओ कितना टैक्सेबल आ गया, 15,000 टैक्सेबल आ गया। क्या ये बात सबको क्लियर है, 15,000 टैक्सेबल आ गया। देखना बच्चों कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने दोबारा रिफ्रेश किया है, क्या आपको मैं दिख रहा हूं, प्लीज एक बारी कंफर्म करना, क्या मैं आपको दिख रहा हूं। नहीं, अभी क्वेश्चन कर रहे थे, क्या मैं आपको दिख रहा हूं, क्योंकि बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई। चलो दिख रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है आप ठीक है सर, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, समझ में आया कि नहीं, पहला पार्ट इसका ओके, 3,15 एग्जेम्प्ट हो गया, टैक्सेबल ग्रेचुटी आ गई। अब अगर हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें, इसमें लिखा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट डज नॉट अप्लाई। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा
अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्लाई नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट, minimum of following three limits is exempt. बोलो इसमें क्या होगा, क्या क्या तीन लिमिट्स आएंगी? पहली, एक्चुअल रिसीव विच इज 330, विच इज 330. सेकेंड लिमिट एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. अब एवरेज सैलरी के लिए हमें पिछले 10 महीनों का एवरेज चाहिए. इस बात को ध्यान से सुनना दोस्तों. मान लो मेरी सैलरी 19,500 दी हुई है ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट. कौन सी तारीख को रिटायरमेंट हुई है? 1 जनवरी 24. अगर 1/1/24 को मेरी रिटायरमेंट हुई है और मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरी सैलरी एवरेज सैलरी क्या होगी, तो मुझे क्या करना है? पिछले 10 महीनों का एवरेज लेना है, उस महीने को छोड़ना है, इस महीने को छोड़ना है, यानी जनवरी मंथ को छोड़ना है, पिछले 10 महीने में चले जाओ. यानी दिसंबर 23, नवंबर 23, अक्टूबर 23, सितंबर 23, अगस्त 23, जुलाई 23, जून 23, मई 23, अप्रैल 23, मार्च 23. जरा चेक करें कितने महीने हो गए. दिसंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरे 10 महीने हो गए. अब आप चेक करो कि आपकी सैलरी कौन सी तारीख को चेंज हो गई. जुलाई से पहले 19,000 हुआ करती थी, जुलाई से पहले, यानी इस जुलाई मंथ में आपको इंक्रीमेंट आनी आ गई कितनी? 19,500. जुलाई से पहले 19,000 थी, मतलब मार्च में कितनी मिली होगी? 19,000. बोलो मार्च में कितनी मिली होगी? 19,000. अप्रैल में 19,000, मई में 19,000 और जून में भी 19,000. हाँ या ना? बट जब मैं बात करता हूं जुलाई की, तो जुलाई से मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई 19,500, 19,500, 19,500, 19,500, 19,500 और 19,500. समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मुझे 6 महीनों का एवरेज लेना, 10 महीनों का एवरेज लेना, तो मैं क्या करूंगा? 19,000 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 78, सॉरी 76 और 19,500 इंटू 6 विच इज 1,16,000, 1,17,000. ये तीनों दोनों को ऐड कर दिया. क्या डीए है? क्या डीए नहीं, कमीशन भी नहीं है, तो बस टोटल कर दो. ये बना 1,93,000. बच्चों हमें 10 महीनों का एवरेज लेना ना, तो यहां 10 महीनों से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आ गया 19,300 एवरेज. अब क्या करना है? 19,300 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. कितने साल कंप्लीट किए? 27 साल 8 महीने ना. अब क्योंकि ये नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट है, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 19,300 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 27 विच इज 260,550. और लास्ट लिमिट क्या है बच्चों? लास्ट लिमिट क्या है? लास्ट लिमिट क्या है? 20 लाख रुपए. वो तो फिक्स होती है ना, विच एवर इज लेस. तो इतना अमाउंट लेस है 260,550. और अगर हम बात करें टैक्सेबल अमाउंट की, तो कैसे निकालेंगे? 330 माइनस 260,550, तो ये आ गया 69,450. 69,450. क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये प्रोसेस समझ में आया? एवरेज कैसे निकाला मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके साथ जो मैंने अभी भी डिस्कस किया.
डन एवरीवन? आज हम ना ग्रेचुटी कर लेते, उसके बाद हम अगली क्लास के अंदर परक्विजिट्स के साथ और कर लेंगे। एक क्वेश्चन और ग्रेचुटी का मैं करा देता हूं, देख रहा हूं कोई बढ़िया वाला क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 तो हो जाएगा, 15 करते हैं। जेड एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है। 15, जेड एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है मुंबई। वो दो कंपनीज में काम कर रहा है, ए कंपनी एंड बी कंपनी। ए कंपनी से वो 30 जून 2010 को रिटायर हो गया था। उस वक्त उसको ग्रेचुटी मिली थी 16,000, जिसमें से 4,000 की एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। ही ऑल्सो रिटायर्स फ्रॉम बी कंपनी ऑन 10th of January 2024 after 8 years and 7 months of service and receive 1,92,000 as gratuity। उसकी एवरेज बेसिक सैलरी आपको दे दी है 10 महीने, एवरेज बेसिक सैलरी दी है 19,000, और आपका डीए दे दिया है उन्होंने 200 रुपए, विच फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायर। फॉर्मिंग पार्ट दिया है 3% ऑफ कमीशन टर्नओवर अचीव बाय हिम, और टर्नओवर पिछले 10 महीनों की टर्नओवर दे दी है, ये रही। आपको लिखा है टैक्सेबल ग्रेचुटी फाइंड आउट करनी है। पहले ये बता दो सर, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो या नहीं? कहीं लिखा हुआ है कि आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो? चेक करो सर, नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ ना, ऑलवेज हैव टू एज्यूम, क्या एज्यूमिंग दैट जेड is not covered under payment of gratuity act। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में वो कवर्ड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में हमें क्या क्या वो लिमिट्स देखनी है? बताओ क्या लिमिट्स देखनी है? पहली, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव कितनी है? 1,92,000। सेकेंड लिमिट कितनी है? सेकेंड लिमिट कितनी है नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में? एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज सैलरी में पिछले 10 महीनों का एवरेज लेना ना, तो 10 महीने का बेसिक एवरेज तो दे ही दिया, 200 रुपए डीए का भी दे दिया, कमीशन करना है बस ऐड इसके अंदर। सो बताओ हमें क्या क्या चाहिए? बेसिक चाहिए, 19,000 रुपए बेसिक दे दिया हमें, लो। डीए चाहिए, वो भी दे दिया, 200 रुपए दे दिया, वो भी फॉर्मिंग पार्टी है। कमीशन भी चाहिए, कमीशन जो दिया है वो 10 महीने का टर्नओवर दे दिया, उसका दे दिया 3% का टर्नओवर दे दिया 10 महीने का, उसका 3% कमीशन। तो 287,500 का 3% विच इज 8625। क्या ये 8625 पूरे साल 10 महीने का नहीं है? हाँ, बट हमें तो यहां पर अगर मैं पर मंथ लिख रहा हूं तो ये भी पर मंथ लेके आना पड़ेगा। तो 8625 10 महीने में कन्वर्ट कर दिया, पर मंथ कर दिया, तो 862.5 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आपने ये 19,000 पर मंथ लिया कि नहीं, ये पर मंथ लिया कि नहीं, तो ये भी पर मंथ ही लोगे ना? बोलो हाँ या ना? तो ये तीनों पर मंथ लेंगे और टोटल आ गया हमारा 20,062.5। बच्चों 20,062.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करें? 8 साल 7 महीने है ना दोस्तों, 8 साल 7 महीने, तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 महीने को इग्नोर करना है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में 7 महीने को इग्नोर करना है। तो कितना आया जरा बताओ? 20,062.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 80250, और लास्ट लिमिट हो गई 20 लाख माइनस 4,000। अब ये क्यों किया सर? क्या है कि ये जिंदगी भर की एग्जेम्पशन लिमिट है, जब जब आपने कभी कभी एग्जेम्पशन ली होगी ना, वो एग्जेम्पशन इसमें से माइनस होती रहेगी। तो पता है अमाउंट कितना आया? 19,96,000। बताओ विच एवर इज लेस? 80,250 इज लेस। तो आपको टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी होगी? 1,92,000 माइनस 80,250। तो बताओ टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी होगी?
1,11,750 ये हमारी आ गई टैक्सेबल ग्रेच्युटी। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये आ गई हमारी टैक्सेबल ग्रेच्युटी। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिया। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं यार, और प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? ये फास्ट ट्रैक क्लास है ना, तो मेरे को आगे भी बढ़ना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास के अंदर मैं क्या कराने वाला हूं मैं पहले ही बताया, तो चिंता मत करो। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक तो पेंशन, लीव सैलरी, क्वेश्चंस के साथ। मैंने डिसाइड किया कि मैं आप क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा। पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये करवाऊंगा, ठीक है? इसके अलावा क्या कराऊंगा? परक्विजिट्स भी करा दूंगा स्टार्ट, ठीक है? कुछ हद तक परक्विजिट हमारा हो जाएगा, हल्का फुल्का परक्विजिट रह जाएगा, वो उसकी अगली क्लास में हो जाएगा। तो मतलब आपको टोटल सैलरी की कितनी क्लासेस लगनी है? तीन क्लासेस के अंदर सैलरी खत्म हो जाएगा, विद इंक्लूडिंग न्यू रिजीम के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली 3 क्लासेस लगेंगी, दूसरी ये, तीसरी सी। अगर आप बात कर रहे हो मेरी नॉर्मल क्लासेस की, नॉर्मल क्लासेस दोस्तों मेरी 2 घंटे की अगर हम लोग देखें तो हमारी करीब करीब 11 क्लासेस होती हैं। तो 2 इंटू 11 22 घंटे। और फास्ट ट्रैक क्लासेस में वही चीज हम लोग 3 से 4 घंटे में करेंगे मैक्सिमम, ठीक है? तो काफी परसेंटेज में फर्क है कि नहीं? तो इसीलिए इसको फास्ट ट्रैक बोला जाता है, ठीक है? दैट्स इट। बाकी अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।